Okay, so last lecture we have completed discussion about wave optics और ऑप्टिक्स को खत्म करने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज रिलेटेड विद द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड उस सेक्शन का पहला टॉपिक आता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, चार्जेस कौन से हैं, उसके टाइप्स कौन से हैं, ये सारा बेसिक इंट्रो जो है हम 11 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखो बेसिकली हमें जो डिस्कशन करना है वो डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड पॉइंट के ऊपर है। जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 11 का पार्ट, उसमें हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया था और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब था total number of lines of force passing normally through given area which is given by phi equals to E vector dot ds vector, यानी phi is equals to था E into ds into cos of theta, where E का मतलब intensity of electric field, ds का मतलब surface area and theta था angle between normal to the given area and direction of electric field। फिर यहाँ पे हम आगे डिस्कस कर रहे थे कि वही फ्लक्स का जो फॉर्मूला है उसको सिंप्लीफाई करके हमारे सामने एक्सप्लेन किया था कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने, जिसको हम गॉस लॉ बोलते थे। बस इसका एक लिमिटेशन था और वो लिमिटेशन था एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड सरफेसेस ओनली, मतलब चार्ज को जो है पर्टिकुलर किसी सरफेस ने एनक्लोज करना चाहिए। अगर वो कंडीशन वहां पे सेटिस्फाई हो रही है तभी हम गॉस का लॉ अप्लाई कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दिस गॉस लॉ हमें एक्सप्रेशन मिला था फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट, जिसको अपन इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी जो है लाइन इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू का मतलब होगा चार्ज enclosed by गिवन सरफेस। जिस सरफेस के ऊपर हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है उसने जो भी चार्ज एनक्लोज किया है उसकी वैल्यू यहाँ पे हम क्यू कंसीडर कर रहे हैं एंड क्यू के साथ वहां पे इप्सिलॉन नॉट दिया गया है जिसको अपन बोलते हैं एज ए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन हम जो है फ्लक्स थ्रू द गिवन एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग गॉस लॉ। अभी आगे बढ़ेंगे हम और यहाँ पे हम देखेंगे इस गॉस लॉ के एप्लीकेशंस, और एप्लीकेशंस में हमें क्या करना है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, और इसको अप्लाई करके हम क्या करेंगे, वेरियस केस में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट नियर एंड आउटसाइड द चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। मतलब इस तरह से हमें एक स्फीयर लेना पड़ेगा, इस स्फीयर के ऊपर हम चार्ज को डिपॉजिट कर देंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज डिपॉजिट किया है जो पॉजिटिव है, तो इस तरह से ये स्फीयर दिखेगा जिसके ऊपर का ये पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसमें हम स्फीयर के सेंटर को O बोलेंगे और इसकी रेडियस रहेगी कैपिटल R। और हमें अगर कोई भी एक रैंडम पॉइंट दिया है P और वो P जो है वो सेंटर से सिचुएटेड है एट ए डिस्टेंस स्मॉल r पे, तो उस पॉइंट P के ऊपर अगर हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो उसके लिए हम यहाँ पे गॉस का लॉ अप्लाई कर सकते हैं। बस कंडीशन है फिर से हमें गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए जो है ऐसा सरफेस लेना पड़ता है जो गिवन चार्जेस को एनक्लोज करता है, इसलिए हम यहाँ पे एक सरफेस ड्रॉ करेंगे जिसको बोला जाएगा एज ए गॉसियन सरफेस, और ये सरफेस इमेजिनरी होगा। और ये हमने ड्रॉ इसलिए किया क्योंकि ये इनसाइड जो चार्ज स्फीयर है इसके ऊपर के सारे चार्जेस यहाँ पे इंक्लूज होने चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर ये डीएस के सराउंडिंग में छोटा सा एरिया ड्रॉ करेंगे और इसमें से पास होने वाली ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे अगर गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो हमें एक्सप्रेशन मिलता है E is equals to 1 upon 4 pi epsilon into Q upon small r का स्क्वायर। और अगर इन टर्म्स ऑफ हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी डेटा चाहिए
तो सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पे स्मॉल आर का मतलब होगा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट at which electric field intensity is to be found from center of charge sphere, ठीक है। देन सिग्मा का मतलब होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द गिवन चार्ज स्फीयर, ठीक है। एंड बाकी टर्म की मीनिंग तो अभी मालूम ही है, बहुत बार उनको यूज कर चुके हैं। इप्सिलॉन मतलब क्या है, क्यू मतलब क्या है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हम ये गॉस का लॉ यूज करते हैं। उसी तरह से अगर हमें बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर। अब यहाँ पे स्फीयर की जगह पे हमें दिया जाएगा सिलेंडर जिसके ऊपर चार्ज डिपॉजिट किया होगा, ठीक है। तो इस तरह का एक चार्ज सिलेंडर कंसीडर कर लेते हैं। इसके ऊपर इस तरह का पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट किया है। इन यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन पास करेंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा नेचुरल एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मतलब ये बनेगी इसकी रेडियस कैपिटल आर। फिर से हम इसके नेचुरल एक्सिस से एक पर्टिकुलर कोई भी एक रैंडम पॉइंट लेंगे पी, जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो कंडीशन अगर वही है कि अगर गॉस थ्योरम हमें अप्लाई करना है तो पॉइंट पी में से पास होने वाला एक दूसरा और सिलेंडर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, जो इस तरह से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये गॉसियन सिलेंडर हो गया। इसका मतलब हमने इसको ड्रॉ किया ओनली टू अप्लाई गॉस थ्योरम, ठीक है, गॉसियन सिलेंडर। अब इसकी रेडियस बनेगी स्मॉल आर। तो पॉइंट पी के ऊपर जो इंटेंसिटी अपन फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसके लिए एक्सप्रेशन होता है E इज इक्वल्स टू 1/2 पाई इप्सिलॉन इनटू लैम्बडा अपॉन आर। यहाँ पे Q को रिप्लेस करके बस हम यूज करते हैं लैम्बडा को, एंड इस लैम्बडा का मतलब होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ। एंड इसको अगर 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम फॉर्मूला हमें मिलता है 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू 2 लैम्बडा अपॉन आर। इस तरह की अरेंजमेंट क्यों करनी है, बिकॉज 1/4 पाई इप्सिलॉन इसकी जो वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ वो हमें मालूम होती है, बस इसलिए ये मॉडिफिकेशन किया गया, ठीक है। अगेन डेटा अगर इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है तो सिग्मा इंटू कैपिटल आर अपॉन इप्सिलॉन इंटू स्मॉल आर, by using this expression also we can calculate the intensity at a given point, where sigma का मतलब होगा surface charge density सिग्मा का मतलब होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो इस तरह से हम स्फीयर की केस में, सिलेंडर की केस में इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। एंड अगर हमें दी जा रही है कोई भी बॉडी जिसकी शेप कोई भी रैंडम है, सिमेट्रिकल शेप नहीं है, यानी कि इस तरह से वो क्लाउड की शेप है एंड इसके ऊपर अगर हमने चार्ज डिपॉजिट किया है एंड इसके सराउंडिंग में अगर कोई पॉइंट पी दिया है, तो उस केस में हम डायरेक्टली E इक्वल टू सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ बॉडीज, फिर वो रेगुलर शेप की हो या फिर ना हो। उसके बाद में नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है जिसमें हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड द चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। इनफाइनाइटली लॉन्ग कोई भी एक प्लेन शीट अगर कंसीडर करेंगे, जैसे कि ये प्लेन शीट दी आपको,
इसके ऊपर चार्जेस डिपॉजिट किए हैं इस तरह से, और इसके सराउंडिंग में हमें रैंडमली कोई भी एक पॉइंट अगर दिया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, दैट विल बी पी। तो कंडीशन क्या होती है, देखो ये प्लेन शीट की केस में कि ये सिमेट्रिकल होती है इस तरह से। ये जो पॉइंट पी है इसको अगर हमें एनक्लोज करना है, तो एनक्लोज करने के लिए जब हम ये सिलेंडर ड्रॉ करेंगे, ये सिलेंडर इसको कट करके जो है हमें इस साइड भी मिलता है, तो सेम डिस्टेंस पे हमें और एक पॉइंट मिलता है, एंड दोनों पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है वो ऑलवेज सिमिलर होती है, ठीक है। तो दोनों में से किसी भी एक पॉइंट के ऊपर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं जिसमें हमें E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन लेना है, ठीक है। एंड हर एक केस में यहाँ पे सिग्मा का मतलब होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज अपॉन सरफेस, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। तो ये हो गए बेसिकली एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, जिसका यूज करके हम वेरियस शेप के बॉडी की जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए गिवन पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, गॉस लॉ एंड फ्लक्स रिलेटेड हमें यहाँ पे इतना ही डिस्कशन करना है। अगर सेम कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे तो न्यू कंसेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस होती है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल की वजह से स्टोर होने वाली एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब कंडीशन क्या होता है, देखो हम मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी बॉडी को ग्राउंड से उठा के पर्टिकुलर हाइट पे लेके जाएंगे, तो उस प्रोसेस में क्या होता है, हमें वर्क डन करना पड़ता है। जैसे कि ये सपोज ग्राउंड है, और यहाँ पे एक बॉडी को हमने ग्राउंड से उठा के एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर यहाँ पे रख दिया, और ये हाइट आपको दी है h। तो ग्राउंड से लेके इस बॉडी को यहाँ पे लेके जाने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है, एंड सेम वर्क स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एंड ये पोटेंशियल एनर्जी होती है इस पर्टिकुलर केस में m इंटू जी इंटू एच, जिसमें हमें मालूम है कि mg मतलब फोर्स था, h मतलब डिस्प्लेसमेंट था, यानी f वेक्टर डॉट r वेक्टर इज इक्वल्स टू u। ये बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म होता है इन जनरल मैकेनिक्स में। अगर सेम कंसेप्ट अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अप्लाई करने जाएंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी क्या होगा कि जैसे अगर मैंने स्पेस में कोई भी एक चार्ज प्लेस कर दिया प्लस क्यू, जैसे इसको स्पेस में प्लेस कर देते हैं, इसका काम क्या है कि अपने सराउंडिंग के स्पेस में इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना। एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमें ए पहला पॉइंट है, बी दूसरा पॉइंट दिया है, एक छोटा सा चार्ज है क्यू नॉट, इसको अगर ए से लेके बी के ऊपर मुझे लेके जाना है, तो इस प्रोसेस में भी हमें करना पड़ेगा वर्क, एंड ये वर्क जो है वो अगेन स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्म भी u इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर लेंगे ये dr, तो ये बनेगा dr वेक्टर। स्टोर्ड एनर्जी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, बस यहाँ पे हर बार साइन निगेटिव रहेगा, जिसका मतलब ये होगा कि बॉडी का होने वाला डिस्प्लेसमेंट एंड बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स, इनकी डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया हो गई पोटेंशियल की एंड पोटेंशियल एनर्जी की। अभी हम टॉपिक से रिलेटेड उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है उसके लिए एक्सप्रेशन मिलता है U इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R, जहां पे 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन का मतलब कांस्टेंट ही है, Q1 Q2 मतलब दो चार्जेस है, R उनके बिटवीन का सेपरेशन है। तो इन दोनों चार्ज को इस पर्टिकुलर सेपरेशन में अगर रख देने के बाद जो भी एनर्जी इनकी स्टोर रहेगी, क्योंकि इनको इस तरह से रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ता है, जो हम आगे देखेंगे। तो उस पर्टिकुलर केस में जो स्टोर होने वाली एनर्जी होती है दैट इज गिवन बाय U इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 अपॉन R। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला है। और अगर ये एनर्जी है तो फिर से इसका जो SI यूनिट रहेगा वो रहेगा जूल। अगर यहाँ पे CGS यूनिट की बात करेंगे तो वो रहेगा अर्ग। लेकिन मेनी टाइम्स यहाँ पे हमें स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी यूज करना पड़ता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस जूल। यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी एनर्जी का ही यूनिट है, बस उसको कन्वर्ट करने के लिए हम ये कन्वर्जन फैक्टर यहाँ पे यूज करेंगे। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई।
इससे रिलेटेड नेक्स्ट कंसेप्ट आती है पोटेंशियल वाली, और इसको अपन इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब होता क्या है? बेसिकली अगर ग्रेविटेशन में देखेंगे तो हमें मालूम है कि ग्रेविटी में या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी भी बॉडी को अगर डिस्प्लेस करना है तो उसके डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वर्क डन करना पड़ता है। एंड ग्रेविटी की केस में जो वर्क डन होता है वो डिपेंड करता है बॉडी के मास के ऊपर। मास बढ़ा तो वहां पे वर्क डन बढ़ेगा, इस तरह का रिलेशन होता है। सेम कंसेप्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी में भी एप्लीकेबल होती है कि यहाँ पे हम जो वर्क करेंगे वो डिपेंड करता है चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर, और इसलिए W जो है हर बार प्रोपोर्शनल टू Q होगा इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेके आएंगे जो इनके रिलेशन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है, एंड इसी V को बोला जाएगा पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब इसके लिए हमें फॉर्मूला मिलता है V इज इक्वल्स टू W/Q, और इससे अपन डिफाइन भी कर सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज डिस्प्लेस्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब V इक्वल्स टू W/Q है तो इसका यूनिट बनेगा वर्क का जूल, चार्ज का कूलम, जूल पर कूलम, एंड इसी जूल पर कूलम को हम कंसीडर करते हैं एज ए होल्ड, एंड जिसका डायमेंशंस होते हैं L2 M1 T-3 I-1। ये हो गया आपका पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए गिवन पॉइंट W/Q। लेकिन हमने अभी वर्क डन का जो फॉर्मूला देखा था एनर्जी का, वो तो 1/4πε इंटू Q1 Q2 अपॉन R था। तो अगर विथ रिस्पेक्ट टू कोई भी एक चार्ज हम पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल के लिए बाय यूजिंग अबव एक्सप्रेशन रिलेशन फॉर्मूला मिलता है V इज इक्वल्स टू 1/4πε इंटू Q अपॉन R। By using this expression, we can calculate the potential produced by the given charge. ये बनेगा given charge जो potential produce कर रहा है, and ये बनेगा distance उस point का जिस point पे हमें potential find करना है from the given charge. तो ये हो गई potential energy and potential at a point. अब again हम इसको relate करेंगे with electric field intensity. तो next point आएगा that will be the relation between electric field and electric potential. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनके बिटवीन का रिलेशन, तो बेसिकली ये एक दूसरे के साथ इस तरह से रिलेटेड होती है। E इक्वल्स टू होता है -dV/dx एंड V इक्वल्स टू होता है -इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू dx। यानी कि अगर हमें पोटेंशियल का एक्सप्रेशन दिया जा रहा है एंड पोटेंशियल के ऊपर से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो हमें उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एंड इंटेंसिटी दी है, इंटेंसिटी के ऊपर से अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो उस पर्टिकुलर केस में हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जो है हम एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं एंड उस तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के कुछ और एप्लीकेशंस आएंगे आगे, जैसे कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी उसके लिए फॉर्मूला मैंने पहले लिख के दिया है, उसके बाद में डायरेक्ट डाइपोल की बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब क्या होता है हमें मालूम है, इस तरह से दो चार्ज की सिस्टम होती है, एक के ऊपर का चार्ज पॉजिटिव है, दूसरे के ऊपर का चार्ज निगेटिव है। ठीक है, तो ये बनेगी +Q एंड -Q की सिस्टम, जिनके बिटवीन का सेपरेशन हम कंसीडर कर रहे हैं एज ए 2l है। तो इस टाइप के सिस्टम को बोला जाता है एज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अगर हमें इसका सेंटर दिया है O एंड इसके सराउंडिंग में कोई भी एक रैंडम पॉइंट दिया है P, तो O एंड P को अगर कनेक्ट करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में अगर इनका सेपरेशन R है, ये लाइन अगर एक्सिस के साथ थीटा इतना एंगल बना रही है, तो इस रैंडम पॉइंट पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, यानी यहाँ पे V लेना पड़ेगा, वो रहेगा V इज इक्वल्स टू 1/4πε इंटू P cos ऑफ थीटा अपॉन R स्क्वायर।
मतलब अगर पॉइंट कहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है बट उसका एक्सिस के साथ अगर एंगल दिया जाता है तो ये इन जनरल एक्सप्रेशन है, हम अप्लाई कर सकते हैं। बस इसमें दो स्पेशल केस होती है कि अगर पॉइंट एक्सिस के ऊपर है, एक्सिस के ऊपर है मतलब क्या होगा, देखो ये लाइन ऐसे बेंड होगी यहाँ पे आएगी एंड एक्सिस के ऊपर आने के बाद यहाँ पे जो एंगल है थीटा वो बन जाएगा 0। थीटा अगर 0 बना तो cos 0 बनेगा 1, यानी अलोंग एक्सिस पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर। उसी तरह से अगर हमें पॉइंट दिया जाता है अलोंग इक्वेटर, तो इक्वेटर के लिए ये थीटा बनेगा 90 डिग्री। देखो यहाँ पे इक्वेटर आ गया, मतलब ये पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर रहेगा एंड ये लाइन ये एक्सिस के साथ में जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। दैट्स व्हाई थीटा बिकम्स 90 एंड अगर थीटा 90 हो गया तो cos 90 बनेगा 0। तो उस केस में हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल अलोंग इक्वेटोरियल पॉइंट हमेशा से 0 होता है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे अपन फाइंड ही नहीं कर सकते एंड एक्सिस के ऊपर ये मैक्सिमम होता है। तो ये डाइपोल के एप्लीकेशंस हो गए। उसी तरह से हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर आपको चार्ज की सिस्टम दी जाती है तो उसकी वजह से एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना प्रोड्यूस होगा, जैसे कि एक चार्ज दिया है +Q1, दूसरा चार्ज दिया +Q2, तीसरा चार्ज दिया +Q3 एंड इनके सराउंडिंग में एक पॉइंट दिया है P। अगर इनके सेपरेशन से रिलेटेड आपको डेटा दिया है कि Q1 सिचुएटेड है एट R1, Q2 है R2 पे एंड Q3 है R3 पे, तो उस केस में हमें मालूम है कि Q1 जो पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा वो रहेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q1/R1। Q2 जो प्रोड्यूस करेगा वो रहेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q2/R2 एंड V3 जो प्रोड्यूस करेगा वो रहेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q3/R3। तो जो पॉइंट P के ऊपर एक्ट होने वाला नेट पोटेंशियल है वो कैलकुलेट करने के लिए हमें इनकी जो है डायरेक्ट एडिशन करनी पड़ती है। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स की तरह वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई नहीं करेंगे। स्केलर क्वांटिटी है तो इट कैन बी एडेड डायरेक्टली, यानी कि यहाँ पे नेट पोटेंशियल एट ए पॉइंट अगर कैलकुलेट करना है तो सब में से हम 1/4 कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में बचा Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 एंड इस एक्सप्रेशन का यूज करके जो है हम नेट पोटेंशियल जो भी प्रोड्यूस होता है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे चार्जेस के नंबर 3 की जगह पे n दे दिए तो हम सिंपली ये 1/4 को बाहर रखेंगे एंड उनकी करेंगे अलजेब्रिक सम i इक्वल्स टू 1 to n। फिर कितने भी है तो Qi/Ri, इसमें 1 वैल्यू पुट करके उसके एडिशन करते जाएंगे तो हमें वहां पे एक्चुअल में जो नेट पोटेंशियल रहता है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड पॉइंट हमें देखना है, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब वही रहेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब वही है जो ऊपर कंसेप्ट देख रहे थे, बस उसकी कंडीशन जो है एप्लीकेशन की वो डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करके दी है। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल इस तरह से आपको 3 एक्सिस दिए है एंड ये एक्सिस के सराउंडिंग में जो स्पेस है उसमें 2 पॉइंट दिए हैं, एक है A, दूसरा है B। और हमें बोला गया है कि क्या करना है, हमें यहाँ पे इंफिनिटी पे एक Q1 एंड Q2 ऐसे 2 चार्ज रखे जिनको उठा के यहाँ पे हमें लेके आना है। तो जब हम Q1 को उठा के A के ऊपर लेके आएंगे इस तरह से, तो रास्ते में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो इसका मतलब व्हाइल डिस्प्लेसिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू A जो वर्क डन रहेगा वो 0 रहेगा। लेकिन जब ये Q1 को A के ऊपर अपन रख देंगे तो इसका काम पहले क्या होगा, ये अपने सराउंडिंग में प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मुझे इस Q2 को उठा के B के ऊपर लेके आना है तो इस प्रोसेस में हमें क्या करना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा एंड वर्क हो गया मतलब यहाँ पे एनर्जी स्टोर होगी, तो यहाँ पे जो वर्क होता है वो रहेगा 1/4 इंटू Q1/R इंटू Q2 एंड यही वर्क जाके एनर्जी में स्टोर होगा। तो 2 चार्ज की सिस्टम की एनर्जी हमें मिलेगी 1/4 इंटू Q1 Q2/R।
ठीक है। तो इस तरह से हम दो चार्ज की सिस्टम की एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें बोला गया है कि दो चार्ज की सिस्टम नहीं है, आपको n नंबर ऑफ चार्ज अगर वहां पे लेके आने हैं, तो इसी तरह से हम Q1 Q2 अपॉन R इनकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और वहां पे जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो कैलकुलेट करते जाएंगे, ठीक है। जब एप्लीकेशंस आएंगे तो उसके एग्जांपल में यू विल गेट द आइडिया। अगर सेम कंडीशन आपको एक्सप्लेन की है और उसमें बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड इस एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में अब एक चार्ज को हमें लेके आना है, ठीक है। जिस तरह जैसे कि इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसने प्रोड्यूस किया हमें मालूम नहीं है, एंड यहाँ पे एक पॉइंट दिया है ए और हमें एक चार्ज दिया है क्यू नॉट। अभी अगर इसको यहाँ से उठा के अगर ए के ऊपर लेके आना है तो उस प्रोसेस में हमें वर्क डन करना पड़ेगा एंड वो वर्क डन स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड ये रहेगा Q इंटू वी, क्यू नॉट इंटू वी। अब यहाँ पे क्यू नॉट मतलब वो चार्ज जिसको डिस्प्लेस कर रहे हैं एंड यहाँ पे जो वी हमने लिया है इसका मतलब होगा पोटेंशियल एट ए गिवन पॉइंट। जिस पॉइंट पे चार्ज को लेके जा रहे हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल। अब इस तरह से अगर दो चार्ज की सिस्टम होगी तो उसके लिए भी हम सेम एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दो चार्ज की सिस्टम अगर हमें बनानी है और उसके लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। अब इसके लिए अगर कंडीशन देखेंगे कि ऊपर की जो डायग्राम थी वही सिचुएशन है, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह की सिस्टम अपन बना रहे हैं और सिस्टम बनाते टाइम ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम एज्यूम करेंगे कि ये बस पहले से एग्जिस्ट है। तो इस तरह से अगर ये दो चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आना है तो हमें करना पड़ेगा वर्क डन एंड ये वर्क डन अभी स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें हमें Q1 इंटू वी प्लस Q2 इंटू वी प्लस 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाय आर, ये वाला एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कहाँ से आ गया देखो, जो Q1 इंटू वी आपको दिख रहा है ये अपन कर रहे हैं वर्क डन, वर्क अगेंस्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने प्रोड्यूस नहीं की थी, ठीक है। इन डिस्प्लेसिंग फर्स्ट चार्ज को लेके आने के लिए ये फिर से अपन कर रहे हैं वर्क अगेंस्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम सेकंड चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे थे तब, और ये जो है ये है वर्क जब सेकंड चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे थे लेकिन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट चार्ज, एक्सटर्नल वाली नहीं, फर्स्ट चार्ज ने जो प्रोड्यूस की थी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इस तरह से दो चार्ज की सिस्टम बना रहे हैं लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम यहाँ पे ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। अभी सेम कंसेप्ट का एप्लीकेशन, पोटेंशियल एनर्जी of a dipole in an external electric field। मतलब कि पहले भी हमने ये देखा था कि अगर हम इस तरह से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम करेंगे और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने एक डाइपोल प्लेस किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल के दो चार्जेस है, ये हो गया डाइपोल। तो बेसिकली ये अगर प्लस क्यू चार्ज है या अगर माइनस क्यू चार्ज है तो इनके ऊपर ये फोर्सेस एक्ट होते हैं, इधर क्यू इंटू ई एंड इधर क्यू इंटू ई, जिसकी वजह से ये डाइपोल रोटेट होता है। लेकिन अगर हमें इसको फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आना है तो उस प्रोसेस में हमें करना पड़ेगा वर्क डन
एंड यही वर्क डन स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम P into E in bracket cos of theta नॉट माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, थीटा नॉट एंड थीटा मतलब दो एंगुलर पोजीशन है जिसके थ्रू हम ये डाइपोल को रोटेट कर रहे हैं एक्सटर्नली वर्क करके। लेकिन बेसिकली क्या होता है, देखो मेनी टाइम जब अपन वर्क करते हैं तो वहां पे एक एंगल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होती है, इसलिए हमें कॉस जीरो लेना पड़ता है, ये थीटा नॉट। और ये अगर जीरो लेंगे तो उस प्रोसेस में हमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिलती है PE इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। So by using this expression, we can calculate the net potential energy of a dipole when placed in external electric field. तो ये था बेसिक इंट्रो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अभी इसको अप्लाई करके जो डिवाइसेस बनते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कैपेसिटर्स, उनके बारे में डिस्कशन शुरू करना है। तो उसके डिस्कशन से पहले हमें यहाँ पे कुछ डिस्कस करना पड़ेगा थ्योरेटिकल पार्ट, जिसमें पहले आते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। अब ये डाइलेक्ट्रिक्स मतलब होता क्या है, तो जो नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं जिनको अपन इंसुलेटर्स बोलते हैं, वही डाइलेक्ट्रिक्स है। अब बेसिकली डाइलेक्ट्रिक्स को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। और ये पोलर डाइलेक्ट्रिक में होता क्या है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन का, वो कोइंसाइड नहीं होता है, नॉन कोइंसाइड विथ ईच अदर। अलग अलग पॉइंट पे अगर है इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो उसको बोला जाएगा पोलर मॉलिक्यूल। एंड कुछ मॉलिक्यूल, कुछ एटम ऐसे होते हैं जिनको अपन नॉन पोलर बोलते हैं, उनकी केस में ये जो है सारे पॉइंट सेम रहेंगे लेकिन ये कोइंसाइड हो जाएगा, एक पॉइंट के ऊपर दूसरा पॉइंट ये कोइंसाइड हो जाएगा तो वो मॉलिक्यूल बनेगा नॉन पोलर। अब इनको मतलब डाइलेक्ट्रिक को जब अपन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने के बाद इनका होता है पोलराइजेशन, इनका होता है पोलराइजेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक में होता क्या है, देखो एकदम सिंपल सी कंसेप्ट है जो मैं यहाँ पे डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ कि सपोज हमने कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक लिया है, फिर वो पोलर है नॉन पोलर है कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो डाइलेक्ट्रिक है, इस तरह से हमने एज्यूम किया है। ठीक है, फिर अगर ये नॉन पोलर होगा NP तो इसका मतलब इसके पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव सारे जो CG होंगे एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड होंगे, इसलिए मैं इनको सर्कल से शो कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है कि ये पोलर डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इस तरह से था, और उसके बाजू में अगर मैं पोलर डाइलेक्ट्रिक कंसीडर करूंगा तो ये पोलर है मतलब इसके प्लस माइनस के सेंटर कोइंसाइड नहीं है, इस तरह से इलिप्टिकल डायग्राम से मैं उसको शो कर सकता हूँ। ठीक है, इलिप्स को दो फोकस होते हैं, इसका मतलब इनके भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी दो अलग पॉइंट पे है। लेकिन होता क्या है, देखो बेसिकली ये पोलर हो या फिर नॉन पोलर हो, दोनों की केस में यहाँ पे तो इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो है इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट वो जीरो होती है। इसके साथ साथ नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो है, नेट डाइपोल मूवमेंट जो है वो भी जीरो होती है। लेकिन यहाँ पे जो है इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होती है, और जहाँ पे हम अगर नेट डाइपोल मूवमेंट लेंगे तो ये जीरो बनती है बिकॉज ऑफ इट्स रैंडम ओरिएंटेशन। तो इस तरह से जो डाइलेक्ट्रिक था उसके सराउंडिंग में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर देंगे, जैसे कि ये डाइलेक्ट्रिक है, अब मैं इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए इसको फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया डाइलेक्ट्रिक। अब इसके सराउंडिंग में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दी, अप्लाई कर दी, मतलब क्या करूंगा मैं इस साइड में एक कंडक्टर रखूंगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे, एंड इस साइड में दूसरा कंडक्टर प्लेस करूंगा जिसके ऊपर मैं नेगेटिव चार्ज से डिपॉजिट कर दूंगा। अब इस तरह से अगर हमने दो साइड में दो कंडक्टर रख दिए मतलब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई होने से क्या होता है, देखो जो पहले रैंडम ओरिएंटेशन अपन यहाँ पे देख रहे थे हर एक एटम का, बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सारे नेगेटिव चार्जेस जो है इस तरह से एक एंड में अलाइन होते हैं, और फिर इनके एटम के जो पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिपेल होके इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे। यानी कि यहाँ पे पोलर डाइलेक्ट्रिक हो या फिर नॉन पोलर हो तो वहां पे चार्जेस का इस तरह का सेपरेशन हो जाता है, एंड इनका ओरिएंटेशन रैंडम नहीं रहता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न में ये सारे ओरिएंट हो जाते हैं।
तो इस तरह से यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट अभी इंड्यूस्ड हो गई वो तो जीरो नहीं है, नॉन जीरो है। तो इस प्रोसेस में जो भी इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होती है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, उसको अपन कंसीडर करते हैं एज ए पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन बनेगा डाइपोल मोमेंट मतलब p वेक्टर अपॉन वॉल्यूम मतलब v, या फिर अपन इसको p इज इक्वल्स टू q अपॉन a ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की लेंथ एंड वॉल्यूम की लेंथ कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे इसका और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, दैट इज पोलराइजेशन इज गिवन बाय chi सफिक्स e इंटू e। मतलब पोलराइजेशन कितना होगा ये डिपेंड करेगा पहले E के ऊपर। E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो काय सफिक्स E दिख रहा है इसको बोला जाता है एज ए इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, जिसका मतलब होता है कि जो सैंपल हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया था वो कितना पोलराइज्ड होगा, एबिलिटी टू गेट पोलराइज्ड ऑफ द गिवन सैंपल। तो इस तरह से ये डाइलेक्ट्रिक्स अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो उनका पोलराइजेशन होता है। एंड इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हमारा नेक्स्ट डिवाइस आता है, दैट इज कैपेसिटर। तो एक कैपेसिटर मतलब क्या होता है, वही होता है कैपेसिटर मतलब एक अरेंजमेंट है। कौन सी अरेंजमेंट है, ऑफ टू पैरेलल कंडक्टर्स। ये हो गए दो पैरेलल कंडक्टर्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो इसके ऊपर मैं इक्वल मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज अगर डिपॉजिट कर दूंगा, जैसे ये प्लस क्यू हो गया, ये माइनस क्यू हो गया, तो इस सिस्टम को बोला जाएगा कैपेसिटर। जिसमें हम क्या करते हैं कि इसके बिटवीन का जो स्पेस है इसको फिल कर देते हैं विथ नॉन कंडक्टिंग मीडियम, जिसको अपन डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी बिटवीन का जो स्पेस होगा इट इज फिल्ड विथ नॉन कंडक्टिंग मीडियम। अगर इनके बिटवीन नॉन कंडक्टिंग मीडियम आ गया तो मालूम है हमें क्या होने वाला है, ऊपर जो पोलराइजेशन में हुआ था वही होगा, चार्जेस अलाइन होंगे, डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो बन जाएगी। तो इसको हम कंसीडर करेंगे एज ए डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, ये बनेगी P1 कंडक्टर की फर्स्ट प्लेट, P2 कैपेसिटर की सेकंड प्लेट, ये बनेगा इनके बिटवीन का सेपरेशन दैट इज स्मॉल d। तो कैपेसिटर को अपन ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर इट्स अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे भी अपन उसको डिफाइन कर सकते हैं। फिर कैपेसिटर से रिलेटेड नेक्स्ट टर्म आती है दैट इज कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कैपेसिटर इलेक्ट्रिक चार्ज को या फिर पोटेंशियल एनर्जी को कितना स्टोर कर सकता है, बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन वी कैन कैलकुलेट वेयर C इक्वल्स टू Q बाई V। C का मतलब हो गया कैपेसिटेंस, Q मींस चार्ज जो कैपेसिटर के ऊपर हमने डिपॉजिट किया था, एंड V मतलब वहां पे होगा पोटेंशियल जो दोनों के बिटवीन की प्लेट में इंट्रोड्यूस होगा। अब ये कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट होगा, देखो कूलम पर वोल्ट, एंड इसी कूलम पर वोल्ट को हम कंसीडर करते हैं एज ए फैराड। फैराड, सो फैराड इज द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। अभी कैपेसिटर का बेसिकली काम ये होता है कि उसको चार्ज स्टोर करना पड़ता है, बट डिफरेंट वे से हम इसको यूज करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो जैसे रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन होता है वैसे कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन होता है। तो पहला आएगा कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो कैपेसिटर को अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे मतलब इस तरह से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर वहां पे अप्लाई किया है तो उसको बोला जाएगा कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बस एक बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पे पोटेंशियल हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस डिवाइड होता है, लेकिन जो फ्लो होने वाला चार्ज है वो सेम रहता है। ठीक है, सीरीज कैपेसिटर होगा तो कौन सेम रहेगा, चार्ज, एंड कौन डिवाइड होगा अक्रॉस ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल। तो कैपेसिटर की केस में अगर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है तो हमें हर एक कैपेसिटेंस की करनी पड़ती है एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज गिवन बाय 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। अगर आपको बोला है कि वहां पे कैपेसिटर के नंबर n है एंड हर एक कैपेसिटर इक्वल टू C है, तो उस केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनता है C/n। ठीक है, एंड अगर आपको बोला जा रहा है कि कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है वन बिलो अनदर।
मतलब कि जैसे ये फर्स्ट कैपेसिटर है, ये सेकंड है, ये थर्ड कैपेसिटर है, ठीक है। और ये तीनों कैपेसिटर्स को हम पोटेंशियल V के अक्रॉस कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो इनके अक्रॉस का पोटेंशियल डिवाइड नहीं होगा, वो सेम रहेगा, लेकिन इसमें से जो चार्ज फ्लो होगा वो रहेगा डिफरेंट। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम कौन रहेगा, अब पोटेंशियल रहेगा। एंड यही पॉइंट्स है जिसका यूज करके अपन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड इस पर्टिकुलर केस में डिवाइड होता है चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर दिया है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज गिवन बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। तो डायरेक्टली इनके एडिशन करेंगे तो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैपेसिटर से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो पैरेलल प्लेट दी जाती है कैपेसिटर की, उसका कैपेसिटेंस अगर हमें निकालना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट प्लेट हो गई, ये सेकंड प्लेट हो गई, ये इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट करेंगे तो बाय इंडक्शन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। तो इन दोनों के बिटवीन का सेपरेशन अगर हमें बोला है कि स्मॉल डी है, ये कैपिटल ए दोनों का एरिया है, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू दोनों के ऊपर का चार्ज है, तो यहाँ पे सिग्मा बनेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। एंड इन दोनों के बिटवीन का जो मीडियम है, इफ इट इज फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो उस केस में कैपेसिटेंस होता है ए इप्सिलॉन नॉट के अपॉन स्मॉल डी। अब इप्सिलॉन नॉट मतलब वही है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। अब अगर हम कैपेसिटर के प्लेट के बिटवीन का जो मीडियम है वो अगर चेंज करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, सी डी इज इक्वल्स टू होता है के इंटू सी ऑफ एयर। यानी कि पहले दो कैपेसिटर थे, इनके बिटवीन अगर मीडियम एयर था, एंड यहाँ पे इन दोनों के बिटवीन का मीडियम अगर डाइलेक्ट्रिक है, तो इससे रिलेटेड जो कैपेसिटी है उसको सी डी बोला है मैंने, एंड इसको सी ऑफ एयर बोला है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए होता है रिलेशन सी डी इक्वल्स टू के इंटू सी ऑफ एयर। अगर पूरा फील्ड करेंगे तो, अगर उन्होंने पूरा फील्ड नहीं किया है, सिर्फ पार्शियली फील्ड किया है, इफ स्पेस बिटवीन plates is filled partially with dielectric, तो उस केस में जो कैपेसिटेंस है वो रहेगा C इक्वल्स टू ए इप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। यानी कि इस तरह के केस अगर आपको दी है कि इन दोनों के बिटवीन का जो स्पेस है पूरा नहीं फिल किया है, बस इतना ही फिल किया है विद द डाइलेक्ट्रिक, और यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक यूज किया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, एंड इसकी जो थिकनेस है वो टी। तो उस केस में कैपेसिटेंस ये एक रिलेशन का यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस इन सीरीज, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। इसके बाद में टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर कंफर्म क्वेश्चन आएगा, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगी उसको कैलकुलेट करने के लिए अगेन हम वही बेसिक मैकेनिज्म फिजिक्स का यूज करेंगे कि जब भी कैपेसिटर की प्लेट्स को चार्ज किया जाता है तो उसको चार्ज करने की प्रोसेस में हमें वर्क करना पड़ता है चार्जेस को कैपेसिटर के ऊपर डिपॉजिट करने के लिए। एंड ये वर्क डन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग हाफ CV स्क्वायर या फिर Q स्क्वायर अपॉन 2C डिवाइड बाय 1/2 इंटू Q इंटू V। बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन हम स्टोर्ड एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, वेयर C इज द capacitance of the capacitor, V is the potential difference between two plates, Q is the charge deposited in between the plates of capacitor, ठीक है। तो इस पार्ट का यूज करके अगर आपको कैपेसिटर का वर्क डन पूछा जा रहा है या फिर कितनी एनर्जी वहां पे यूटिलाइज होगी, कन्वर्ट होगी, लिबरेट होगी,
इस तरह से कोई भी डेटा अगर पूछा जाता है तो सेम रिलेशंस आप यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा, एंड बाकी जो पार्ट है एकदम सिंपल सिंपल से पॉइंट्स है, एकदम छोटा सा टॉपिक है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर 2 to 3 क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। तो सारे जो पॉइंट्स मैंने लिख के दिए, जो फॉर्मूले आ रहा है उनको लर्न करो अच्छे से। सेम पार्ट के ऊपर मैं अभी वर्कशीट सेंड करूंगा विद सॉल्यूशन, तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन को एक बार आप रीड करेंगे और उसके बाद में टेस्ट असाइन होगी, टेस्ट आपको देनी है। सो कल के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट विल बी करंट इलेक्ट्रिसिटी। वो भी इसकी तरह ही एकदम सिंपल है। तो ये सिंपल सिंपल टॉपिक आने वाले 2-4 अभी, इनको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करो, इट विल हेल्प यू अ लॉट टू स्कोर गुड। ओके, श्योर, थैंक यू।